नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दिस इज़ अबाउट मी राजीव रंजन सिंह। शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें हम लोग मॉडर्न एम्पायर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले इसका एक पार्ट यानी कि इसका जो पहला भाग है वो अपलोड हो चुका है। ये मॉडर्न एम्पायर का ही दूसरा भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने अशोका तक यानी कि जो 3 रूलर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और अशोका, इन तीनों के बारे में पढ़ लिए थे। बस अशोका का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हम लोग अब कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अशोका ने अपने शासन के 9वें साल में यानी कि 8 साल के बाद 261 बीसी में कलिंग के साथ वॉर लड़ा, यानी कलिंग के साथ उसकी लड़ाई हुई। कलिंग के साथ जो उसका वॉर हुआ, कलिंगा का जो वॉर है, वो अशोका के लाइफ में, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आता है। क्योंकि इस वॉर में हुए हिंसा को देख करके कलिंगा का अशोक का जो है वो आप हृदय परिवर्तन होता है और इसके बाद जो अशोका है वो युद्ध की नीति छोड़ कर करके धर्म की नीति यानी कि धम्म की नीति अपना लेता है। तो अशोका अपने शासन के 9वें साल में कलिंगा का वॉर लड़ता है 261 बीसी में। इसमें अकॉर्डिंग टू अशोका इसमें लगभग 1 लाख लोगों की जान जाती है और लगभग 1.5 लाख इंजरीज होते हैं। यह जो इन्फॉर्मेशन है कलिंगा वॉर का, हमें रॉक एडिक्ट, याद रखिएगा दोस्तों, रॉक एडिक्ट 13 से मिलता है। यानी कि जो 13वां शिलालेख है, 13वां रॉक एडिक्ट है अशोका का, उसमें हमें कलिंगा वॉर के बारे में जानकारी मिलती है और उसी में ही ये सारे इन्फॉर्मेशन यानी कि 1 लाख लोगों की डेथ और लगभग 1.5 लाख लोगों को इंजरीज हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसी एडिक्ट यानी कि इसी रॉक एडिक्ट से मिलता है। आगे देखते हैं। कलिंगा वॉर की वजह से अशोक को काफ़ी दुख पहुंचता है, काफ़ी उसको वेदना होती है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब से उसका जो फिजिकल ऑक्यूपेशन की जो पॉलिसी है उसके जगह पर वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी वो अपनाएगा। यानी कि जो भेरी घोषा था, यानी कि जब युद्ध के नगाड़े बजते थे, उसके जगह पर अब धम्म घोषा बजेगा। यानी कि किसी जगह को अगर ऑक्युपाई करना है तो वहाँ के कल्चर को ऑक्युपाई करना होगा, कल्चर को मिलाना होगा। तो कल्चरली उस जगह को अपने आप में उसको मिलाना होगा। युद्ध के साथ हिंसा करके किसी राज्य को जीतने का जो नीति था अशोक का, इसके बाद वो उसे छोड़ देता है और वो किसी भी राज्य को कल्चरली उसको जीतने की कोशिश करता है। यानी कि यहीं से जो भेरी घोषा था वो धम्म घोषा में बदल जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वॉर के बाद जो भेरी घोषा था उसने धम्म घोषा का जो धम्म घोषा था उसने भेरी घोषा का जगह ले लिया, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है पूरा का पूरा कलिंग वॉर के बाद हुआ था, यानी कि कलिंग के साथ वॉर के बाद हुआ था। दोस्तों, रॉक एडिक्ट 13 में ये मेंशन है, कलिंगा के वॉर के बारे में मेंशन है, लेकिन एक बात वहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि आखिर कलिंग वॉर के समय कलिंग के शासक कौन थे, कलिंग के राजा कौन थे। तो रॉक एडिक्ट 13 में इस बारे में तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हाथी गुफा का जो इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, उसमें इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, इसके अकॉर्डिंग उस समय कलिंगा के जो राजा थे वो थे नंदराज। तो दोस्तों, अशोका का जो
रॉक एडिक्ट है 13, उसमें कलिंगा के राजा के बारे में कोई मेंशन नहीं है कि उस समय कलिंग के ऊपर किसका शासन था। ये जो मेंशन किया हुआ है वो है हाथी गुफा का जो इंस्क्रिप्शन है खारवेला का, उसमें, और उसमें कलिंगा के जो राजा हैं नंदराज को बतलाया गया है। तो आप याद कर सकते हैं कि जब अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया, तो उस समय कलिंग के जो राजा थे वो कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका नंदराज। और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती कहाँ से है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसका इन्फॉर्मेशन हमें अशोक का जो शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट 13 है उसमें से नहीं मिलता है, बल्कि हमें हाथी गुफा का जो इंस्क्रिप्शन है वहां से मिलता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाब्रू एडिक्ट के अकॉर्डिंग अशोका जो है इस वॉर के बाद बौद्ध धर्म का समर्थक हो गया। आप इसको कट्टर समर्थक मान सकते हैं क्योंकि वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म जो है वो अशोका ने उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आकर के बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी कि भाब्रू एडिक्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, दोस्तों पूरा मॉडर्न एम्पायर में यही इंपॉर्टेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिला है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये बात ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है वो किस एडिक्ट से या फिर कहाँ से हमको पता चलता है। तो ये बात कि अशोका जो है वो आगे चल करके बुद्धिज्म का काफ़ी ज़्यादा एक ऑर्डेंट सपोर्टर बन जाता है, वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें मिलती है भाब्रू एडिक्ट से। और वो किसके इन्फ्लुएंस में आकर के बौद्ध धर्म को अपनाता है, वह उपगुप्त। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आकर के तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन जब बौद्ध धर्म को वो अपना रहा था तो उसको उसकी जो शपथ है वो किसने दिलाई थी, यानी कि बुद्धिज्म को किसने उसको कन्वर्ट किया था। तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने वाले थे निग्रोधा, जो कि 6 साल का एक छोटा सा मॉन्क था। 6 ईयर, सिर्फ और सिर्फ उसकी उम्र कितनी थी, 6 साल की थी, और वो एक बौद्धिस्ट मॉन्क था। उसने ही अशोक को बुद्धिज्म का कन्वर्ट किया, बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, यानी कि उसकी शपथ जो है वो उसने दिलवाई थी। याद रखिए दोस्तों, डिग्रोधा। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाला है कि उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आकर के अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन उसको जो शपथ दिलाना कह सकते हैं या फिर उसको कन्वर्जन का जो पूरा प्रोसेस था उसको किसने पूरा किया था, तो वो था निग्रोधा, जो कि 6 साल का एक छोटा सा बुद्धिस्ट मॉन्क था। बात करते हैं रॉक एडिक्ट सेकंड की, मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड। इसके अकॉर्डिंग इसमें यह बतलाया गया है कि अशोका का जो बॉर्डर है वो किन किन राज्यों के साथ मिलता है। तो अगर साउदर्न किंगडम्स है जैसे कि चोलाज इसके साथ है, पांड्यास, सत्यपुत्रा और केरला पुत्रा, इन सारे स्टेट्स के साथ अशोका का जो है वो बॉर्डर शेयर होता था। ये सारे स्टेट जो है वो साउथ के स्टेट्स है, उस समय में ये सब साउथ के किंगडम थे, साउथ किंगडम। तो अशोका का जो रीन है वो साउथ तक फैला हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रॉक एडिक्ट सेकंड से, मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड। और ये सारे के सारे क्या है, बॉर्डर स्टेट्स हैं। याद रखिए ये सारे के सारे बॉर्डर स्टेट्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अशोका के समय यानी कि अशोका किंगडम के बॉर्डर स्टेट्स थे। तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि जो चोला है, पांड्याज है, सत्यपुत्र है, केरला पुत्र है, ये सब बॉर्डर स्टेट्स होते थे, यानी कि इनके साथ अशोका किंगडम का जो पूरा का पूरा रीजन था वो बॉर्डर शेयर करता था। राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग, राजतरंगिणी जिसके राइटर है कलहंड, इसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है कि अशोक ने यानी कि मॉडर्न अशोक ने कश्मीर की स्थापना की थी। कश्मीर का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो अशोक ने किया था, और अशोक ने ही कश्मीर यानी कि श्रीनगर जो वहाँ पे शहर है उसको बसाया था। यानी कि श्रीनगर को किसने बसाया था, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में शहर है उसको बसाया था अशोका ने, और कश्मीर पूरा का पूरा कश्मीर को अशोका ने ही बसाया था। अशोका ने अपनी पुत्री और पुत्र, अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए।
और जब वो उनके साथ श्रीलंका मतलब उनको भेजा था, तो उनके साथ जो पीपल ट्री था जिसके नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध को सत्य की प्राप्ति हुई थी, उसके जो कुछ अवशेष है, ओरिजिन है, उसको वहां पर भेजा था ताकि वहां पर इसका पेड़ जो है वो वहां पर लगाया जा सके। और ऐसा माना जाता है कि उसी पेड़ की जो स्पीसीज है उसकी उसके ट्रीज अभी भी वहां पर श्रीलंका में हैं। तो अशोका ने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म को वहां पर फैलाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अशोका धम्म की। आखिर ये है क्या? देखिए, धम्म का मतलब कोई स्तंभ से नहीं है। काफी समय में का मतलब अधिकतर बार ये होता है कि धम्म का मतलब हमें एक स्तंभ से उसका जो माइंड में पिक्चर आता है कि कोई स्तंभ के बारे में बात हो रहा होगा। लेकिन अशोका का धम्म जो है ये कोई स्तंभ नहीं बल्कि एक रिलीजन की बात की जाती है। एक रिलीजन जो कि एक्चुअल में भी एक रिलीजन नहीं थी, ये एक प्रिंसिपल जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। प्रिंसिपल्स की प्रिंसिपल्स होगा, मोरालिटी है इसमें, एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस बनाया गया था जिसमें किसी सोसाइटी को बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सकता था। इसमें था कि सारे रिलीजन्स को एक दिखलाया गया था। उसके बाद जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की गई थी, इसमें जो सोसाइटी है वो कैसा होना चाहिए इसकी भी बात की गई थी। तो वैसे तो अशोक धर्म को अशोक का रिलीजन से ही बोला माना जाता है, बट एक्चुअल में भी ये रिलीजन नहीं था, बल्कि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल गाइडलाइंस दिए गए थे कि कैसे किसी सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाया जा सकता है। धम्मा एज एक्सप्लेन इन अशोका एडिक्ट इज नॉट अ रिलीजन, ये एक रिलीजन नहीं है बल्कि और अ रिलीजियस सिस्टम, बल्कि ये एक मोरल लॉ है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें कॉमन मीटिंग ग्राउंड्स बनाए गए थे जिसमें कि सारे रिलीजन के लोग एक साथ आकर के बैठते थे, वहां पर अपनी बातें रखते थे। ये अशोका का अपना खुद का इन्वेंशन माना जाता है। ये अशोका का खुद का अपना इन्वेंशन है जिसमें उसने सारे धर्मों को एक कॉमन प्लेस देने की कोशिश की है, सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश उसमें की है। इसके अलावा इसमें जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ रिलीजन के बारे में बल्कि मोरालिटी, साथ ही साथ सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के बारे में भी इसमें लिखा हुआ था। इसकी लिपि को यानी कि जो धम्म की लिपि है उसको हम लोग धम्म लिपि बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? धम्म लिपि। तो अभी तक क्या क्लियर हुआ कि अशोका का जो धर्म है ये कोई रिलीजन नहीं है बल्कि ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें सारे रिलीजन्स को एक कॉमन प्लेस, एक कॉमन मीटिंग प्लेस पर ला करके रखा जाने की कोशिश किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें न सिर्फ रिलीजियस मैटर्स बल्कि मोरालिटी तथा सोशल मैटर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में भी मेंशन है। ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर आप इसमें ध्यान दें तो इसमें एक आइडियल सोसाइटी बनाने की बात की जा रही है जहां पर सारे धर्म एक साथ रह करके एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल रिफॉर्म्स के साथ एक साथ रह सकें। धम्म लिपि की जो है वो धम्म की जो लिपि है वो है प्राकृत। और रॉक एडिक्ट 13 लोगों से यह कहता है कि राजा के प्रति वो फार्म डिवोशन और लॉयल्टी जो है वो दिखलाएं। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि किस एडिक्ट के अकॉर्डिंग, किस एडिक्ट में ये बात की गई है कि राजा के प्रति समर्पण दिखलाना है, तो वह है रॉक एडिक्ट 13। तो ये था अशोका का धर्म। अशोका का धर्म के बारे में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अशोका का धर्म याद रखिए कि ये कोई रिलीजन नहीं है बल्कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। इसमें गाइडलाइंस और लॉज जो है वो बनाए गए हैं कि कैसे आपको सोशल में रहना है, सोसाइटी में रहना है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर गाइडलाइंस दी गई है और साथ ही साथ इसमें कोशिश किया गया कि सारे रिलीजन्स को कॉमन मीटिंग प्लेस पे लेकर के आया जाए, यानी कि उनको सबको एक साथ लेकर के चला जाए। अशोका तो वैसे उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन हमें पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जो बिंदुसार थे वो अजीवक संप्रदाय को अपनाया था उन्होंने। तो बिंदुसार जो था वो अजीवक संप्रदाय को अपनाया था, तो उसके लिए भी अशोका ने यानी कि अशोक ने अजीवक संप्रदाय को एक गुफा जो है वो भेंट किया था, डिवोट किया था, जो कि बराबर हिल्स पर है।
ये बराबर हिल्स दोस्तों गया में है। गया में बराबर हिल्स है, बराबर की पहाड़ियाँ बोली जाती हैं, और वहाँ पर अजीवक संप्रदाय को गुफा जो है वो दी गई है। और ये अभी के हाल में बराबर हिल्स पे जो गुफाएं हैं, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। आप चाहे तो जाकर के वहाँ पर घूम सकते हैं। वहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इसको अभी डेवलप किया गया है। आगे देखते हैं। हेलो। तो चलिए आगे देखते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न काल में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से था, और जो पूरा का पूरा उसका किंगडम था वो कैसे चलता था। काफ़ी सुंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी दोस्तों। काफ़ी अच्छे तरीके से उसको हम लोग समझेंगे अभी पूरा का पूरा। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, समझते हैं इसको। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक सेंट्रल लेवल पर था और दूसरा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों मॉडर्न टाइम में जो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिस तरीके से बनाया गया था, वो आज के दौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है बिल्कुल उसको मैच करता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से वहाँ पर भी था। जैसे अभी भी सेंट्रल और प्रोविंशियल है, उस समय भी सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको बनाया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आपका जो सप्तांग थ्योरी है, सप्तांग थ्योरी कौटिल्य के द्वारा दी गई है। इसमें 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में बात की जाती है, यानी किसी भी किंगडम के 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स बिल्कुल बेसिक, जिसमें से कि किंग आता है, उसके बाद कोसा आता है, अलाइज आते हैं, काफ़ी सारे 7 अलग अलग हैं जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो उनके बारे में बात की गई है। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग रखा गया है, जुडिशियल सिस्टम को अलग रखा गया है, एस्पियोनेज सिस्टम यानी कि जो जासूस होते हैं, जैसे आज के डेट में रॉ और आईबी है, तो उसको अलग बनाया गया है। मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग अलग 6 सब काउंसिल्स है उसमें भी रखा गया है। तो काफ़ी अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, काफ़ी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त होता था। तभी तो अशोका या फिर मॉडर्न एम्पायर ने इतने लंबे समय तक इतने बड़े किंगडम को शासन किया था। बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अशोका के समय में 5 अलग अलग प्रोविंसेस थे। चंद्रगुप्त के समय में सिर्फ और सिर्फ 4 ही अलग अलग थे, बट अशोका के समय में 5 अलग अलग प्रोविंसेस थे। ये प्रोविंसेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटे गए थे, जिनके जो हेड है वो रजुकास कहलाते थे। उसके अलावा ग्रुप ऑफ विलेजेस बनाया गया था, जिसके की हेड जो है वो गोपा कहलाते थे। उसके अलावा विलेज और सबसे नीचे में, और इसके जो हेड है वो ग्रामनी कहलाते थे। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाया जा रहा था। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सप्तांग थ्योरी दी गई थी कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा। इसमें उसने 7 जो बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्टेट के, किसी भी किंगडम के, उसके बारे में बताया था। इसमें उसने सबसे पहले राजा को रखा था। उसके बाद राजा के जो मंत्री होते हैं, जिनको कि अमात्य बोला गया है, अमात्य होते हैं। उसके बाद खुद जनपद, टेरिटरीज या फिर वहाँ के लोग यानी कि पॉपुलेशन। उसके बाद दुर्ग, किला, किला कैसा है, किला को कैसे सुरक्षित रखना है, ये पॉइंट। उसके अलावा ट्रेजरी यानी कि जो खजाना होता है राज का, वो। उसके बाद बल यानी कि आर्मी, राज की जो आर्मी होती है। और उसके बाद फिर मित्र यानी कि जो अलाइड फ्रेंड है वो आपके कैसे हैं और कितने हैं। तो ये 7 फंडामेंटल चीज़ें जो किसी भी राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बारे में बतलाया गया है। और ये सारी चीज़ें चाणक्य ने अपने जो सप्तांग थ्योरी है उसमें मेंशन करी हुई है। एक मिनट दोस्तों, ज़रा इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। जो मॉडर्न एम्पायर है वो एक पितृसत्तात्मक एम्पायर था। याद रखिए दोस्तों, पितृसत्तात्मक यानी कि पैटर्नल मोनार्क है। और ये बातें हमें लिखी गई है रॉक एडिक्ट 14 में, 66 में,
6 में ये बातें लिखी हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था वो पैटर्नल मोनार्क था। और ये बातें हमें पता कैसे चलती है, तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि सौवे मुनीषा पजाममा, यानी कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। ये स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस एडिक्ट में लिखा हुआ है। तो याद रखना है इसको, छठा एडिक्ट में ये बात जो है लिखी हुई है कि सारे आदमी यानी कि सारे जो मेन हैं, ऑल मेन जो है वो मेरे बच्चे के समान है, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। तो ये छठा रॉक एडिक्ट है, उसमें मेंशन किया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। कौटिल्य ने जो महामात्य यानी कि जो महामंत्री होते हैं, टोटल 18 महामात्य के बारे में मेंशन किया हुआ है। और हर महामात्य को उसके रैंक के अनुसार उसका उनको सैलरी दी जाती थी। जो हायर रैंक्स के थे उनको सैलरीज काफ़ी अधिक मिलती थी, यानी कि लगभग 46,000 के आसपास उनको मिलता था, 46,000 पन्ना मिलता था। और जो सबसे कम थे उनको लगभग, जो अधिकारी में जो सबसे छोटे थे उनको 10 या 20 पन्ना तक भी जाता था। तो टोटल 18 महामात्य हैं मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। बात करें अगर मिलिट्री डिपार्टमेंट के, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था वो इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट से मिलकर के बनता था। चार तरह के वहाँ पर सेना थी। इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल चलने वाली सेना थी, इसकी संख्या लगभग 6 लाख थी। उसके अलावा कैवलरी यानी कि जो घुड़सवार होते थे, घोड़े पर रहते थे, उनकी संख्या लगभग 30,000 के आसपास थी। हाथी पर बैठने वाले जो सिपाही होते हैं, हाथी पर बैठकर जो लड़ाई करते हैं, उनकी संख्या लगभग 9,000। और जो चैरियट यानी कि जो रथ पर बैठ करके लड़ाई करते थे, उनकी संख्या लगभग 8,000 के बराबर थी। तो ये 4 अलग अलग तरह की जो सेना है वो बनाई हुई थी। मेगास्थनीज के अनुसार ये बतलाया गया है कि अशोका के समय में जो वहाँ पर वॉर काउंसिल्स भी हुआ करते थे। वॉर काउंसिल्स जो अलग अलग चीज़ों की मतलब उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ था, जिसको वो लोग अच्छे तरीके से संचालित करते थे संचालन के लिए। जैसे इन्फेंट्री के लिए एक अलग वॉर काउंसिल था, कैवलरी के लिए अलग, एलिफेंट वाले के लिए अलग, उसके बाद चैरियटरी के लिए अलग और कॉमनसीरेट के लिए अलग। लगभग इनकी संख्या 30 होती थी, जो 6-6 के ग्रुप में 5 अलग अलग जो ये यहाँ पर सब डिवीज़न है, इनको हेड करते थे और इनका संचालन करते थे। यानी कि उस समय में भी वॉर काउंसिल जो था वो मतलब वॉर काउंसिल भी उस समय में भी था। तो ये बातें मेगास्थनीज के द्वारा उसके बुक इंडिका में बतलाई गई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आगे की, स्पियोनेज सिस्टम की बात करते हैं। दोस्तों इसमें आप जो टर्म आएगा उसको याद करिएगा। टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जो है वो टर्म देकर के ही पूछता है कि ये जो टर्म है वो उस समय किस चीज़ को दिखलाता था। तो इसमें जो महामात्य पसरपा, ये जो लिखा हुआ है महामात्य पसरपा, इसका मतलब होता है कि हेड ऑफ एस्पियोनेज सिस्टम। जो जासूसी विभाग था, गुप्त विभाग था, उसके जो हेड होते थे उसको हम लोग बोलते हैं महामात्य पसरपा। उसके अलावा दूसरा गुड़ पुरुष यानी कि एक सीक्रेट एजेंट, यानी किसी भी एक सीक्रेट एजेंट को गुड़ पुरुष ऐसा लिख सकते हैं, गुड़ पुरुष बोला जाता था। यानी गुड़ पुरुष का मतलब एक सीक्रेट एजेंट से है। संस्थान यानी कि स्टेशनरी सीक्रेट एजेंट, अगर संस्थान लिखा हुआ है इसका मतलब एक स्टेशनरी सीक्रेट एजेंट, यानी कि जो किसी एक जगह पर रह करके वहाँ पर किसी की जासूसी जो है वो करता था। उसके अलावा है संचार मतलब वैसा एक सीक्रेट एजेंट जो एक जगह पर नहीं रहता था बल्कि अलग अलग जगहों पर घूम कर जो जासूसी है वो किया करता था। तो यहाँ पे जो टर्म्स है उसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 अलग अलग टर्म्स हुआ, एक है महामात्य पसरपा जो कि हेड था, उसके अलावा गुड़ पुरुष यानी किसी भी सीक्रेट एजेंट को गुड़ पुरुष बोलेंगे, उसके अलावा संस्थान यानी कि जो स्टेशनरी रहता था, उसके अलावा संचार जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर करके अपने जो स्पियोनेज का वर्क है उसको किया करता था, कंप्लीट करता था। बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम की। जुडिशियल सिस्टम भी 2 तरीके की थी, एक आपका हो जाएगा सिविल और दूसरा था क्रिमिनल। तो सिविल कोड था, उसको हम लोग उसको धर्म थियास बोला जाता था।
और उसके जो जज थे उनको व्यवहारिका व्यवहारिका बोला जाता था। यानी कि जो सिविल कोर्ट है उसको धर्मस्थ्यास और जो उनके जज थे उसको व्यवहारिका। वहीं अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो क्रिमिनल कोर्ट को कंटका शोधनाज बोला जाता था और इनके जो जज थे उनको प्रतिष्ठा, उनको क्या बोला जाता था, प्रतिष्ठा। जो चीफ जस्टिस होते थे पूरे स्टेट के उनको बोलते हैं धर्माधिकारिणप। काफ़ी अजीब सा नाम है, आप इसको ध्यान से प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, धर्माधिकारिण्यप। थोड़ा सा अजीब है इसको प्रोनाउंसिएट करने में, आप इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएट करके पढ़ लीजिएगा कि इसका क्या लिखा हुआ है। मुझे प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, आप इसको उम्मीद है कि अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे। जो नाम से काफ़ी पुराने हैं, संस्कृत से रिलेटेड हैं, तो उसको प्रोनाउंसिएट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही है। बात करते हैं अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो 5 प्रोविंसेस जो थे वो अशोका के टाइम में थे। एक था उत्तर पथा, यानी कि जो उत्तर के तरफ जो स्टेट था इसकी जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला। एक था अवंती पथा, यानी कि अवंती जो राज था उधर। एक हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, एक है अवंती दूसरी तरफ। तो अवंती के जो कैपिटल है वो था उज्जैन, यानी कि उज्जैनी। उसके बाद है दक्षिण पथा, उज्जैन जो अवंती पथा है वो वेस्ट की तरफ है। उसके बाद है दक्षिण पथा, यानी कि दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ जो है उसकी जो कैपिटल थी वो था सुवर्णागिरी। उसके बाद सेंटर में आ जाएगा आपका मगध जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और एक कलिंगा जो लास्ट में अशोका ने जीता था वो हुआ और उसकी राजधानी थी तोसाली। तो सारे की जो कैपिटल है वो इम्पोर्टेंट है। उत्तर पथा का तो सिंपल है कि वो तक्षशिला हो जाएगा। अवंती पथा यानी कि आपका वेस्ट, यानी कभी का जो मध्य प्रदेश है उधर उस तरफ में, तो वो हो जाएगा उज्जैनी। दक्षिण पथा यानी कि उड़ीसा के तरफ, बंगाल की तरफ, तो वो हो जाएगा सुवर्णागिरी। और मगधा यानी कि सेंटर जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। और तक्षशिला यानी कि कलिंगा, ये भी उड़ीसा का ही पार्ट है, अभी का उड़ीसा, इसकी राजधानी थी तोसाली। प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थे जिनको कि रजुकास कंट्रोल करते थे और युक्ता उनको असिस्ट करते थे। 5 से 10 विलेजेस का ग्रुप था जिसको कि जो गोपा थे वो हेड करते थे और विलेज के जो हेड होते हैं उनको ग्रामनी कहते थे। ये था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिटी काउंसिल्स। जो पाटलिपुत्र कैपिटल थी मगध की, उसके लिए अलग से पूरी की पूरी उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई थी। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बॉडी बनाई गई थी उसको हम लोग उसको सिटी काउंसिल बोला गया था। यानी कि जो पाटलिपुत्र जो सिटी थी, जो कैपिटल थी पूरे के पूरे मगध की, उसके देख रेख के लिए, उसके संचालन के लिए जो बॉडी बनाई गई थी दैट वाज नोन एज द सिटी काउंसिल। इसमें लगभग 30 अलग अलग कमिश्नर्स थे जो कि 6 अलग अलग बोर्ड्स में बने हुए थे। 30 कमिश्नर्स पूरे का पूरा जो पाटलिपुत्र था उसको संचालन के लिए। बात करते हैं मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे उसकी इकोनॉमी की। अगर इकोनॉमी के ध्यान में रखा जाए तो जो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है उसमें लगभग 27 सुपरिटेंडेंट्स की बात कही गई है। यानी कि इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख रेख करने के लिए अलग अलग 27 सुपरिटेंडेंट्स को अपॉइंट किया जाता था। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जो क्षेत्र है उसके लिए अलग अलग सुपरिटेंडेंट्स होते थे। तो वैसे लगभग 27 सुपरिटेंडेंट्स होते हैं वो इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, एग्रीकल्चर को देखने के लिए, टैक्सेस को देखने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सारी चीज़ों के लिए लगभग अलग अलग 27 सुपरिटेंडेंट जो है वो अपॉइंट किए जाते थे। राजा के पास जो जगह होती थी, भूमि होती थी, उसको सीता कहा जाता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीता से क्या समझते हैं, सीता उस समय जो है वो इसका मतलब क्या हुआ। यानी कि राजा के पास जो जमीन या फिर जो जगह होती थी, लैंड थी, उसको हम लोग उसको उस वक्त में सीता बोला जाता था।
जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट के लिए वो था लैंड रेवेन्यू, जो कि पूरे प्रोड्यूस के 1/4 से लेकर के 1/6 के बीच में बदलते रहता था। यानी कि अलग अलग, अब जहाँ जैसी उपज, जहाँ पर अगर पानी की अच्छी व्यवस्था है वाटर की, इरिगेशन की, तो वहाँ पर जो टैक्स थे वो ज़्यादा थे, जहाँ पर उतना अच्छा नहीं है तो वहाँ पर टैक्सेस कम थे। तो जहाँ पर जैसे प्रोड्यूस होता था उसके अकॉर्डिंग जो टैक्सेस होते थे वो 1/4 से 1/6 के बीच में रेंज किया करते थे। गांव को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक है परिखार का, यानी कि वैसे गांव जो कि टैक्सेशन से बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिए जाते थे। दूसरा है अयोध्या। अयोध्या मतलब वैसे विलेज जो कि सोल्जर्स सप्लाई करते थे, यानी कि जिस गांव से सोल्जर्स जो है उनको भर्ती किया जाता था। और तीसरा है कुपया। कुपया का मतलब वैसे गांव जो कि टैक्सेस जो है वो डायरेक्ट क्वाइंस में नहीं पे करते थे, बल्कि जो अनाज थे उसके रूप में अपने टैक्सेस जो है वो पेड करते थे। तो गांव को भी 3 अलग अलग कैटेगरीज में रखा हुआ था। दोस्तों, बौद्ध गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली थी लुम्बिनी, वहाँ के लोगों के लिए स्पेशल छूट दी गई थी। वहाँ पर जो टैक्सेस थे सिर्फ और सिर्फ 1/8 होते थे, काफ़ी कम, 1/8 ऑफ द प्रोड्यूस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जो लुम्बिनी होती थी वहाँ पर अशोक के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो टैक्सेस लगते थे वो सिर्फ और सिर्फ 1/8 होते थे, बल्कि बाकी अदर्स के लिए 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में वो होता था टैक्सेस। लेकिन लुम्बिनी के लिए, चूँकि वो बौद्ध जो बौद्ध भगवान बुद्ध उनकी जन्मस्थली थी, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए जो टैक्सेस होते थे वो सिर्फ 1/8 ही होते थे। चंद्रगुप्त के समय में जो पुष्यगुप्ता, जो कि उनका एक गवर्नर था, उन्होंने सौराष्ट्र में एक डैम बनाया था जिसको कि सुदर्शन लेक बोला जाता है। यानी कि याद रखिएगा कि जो सौराष्ट्र में सुदर्शन लेक है उसको चंद्रगुप्त के एक गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनवाया था। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि जो सुदर्शन लेक है, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि बीपीएससी में या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन है तो याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था वो तक्षशिला से लेकर के पाटलिपुत्रा तक का रॉयल हाईवे इसको बोलते थे। और ये जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक का जो रॉयल हाईवे है वो अभी का जीटी रोड है। यानी कि अभी का जीटी रोड जो बोला जाता है वही है आपका रॉयल हाईवे, जिसको कि शेरशाह ने इसका जीर्णोद्धार किया था, यानी कि इसको और अच्छे तरीके से बनवाया था। तो मॉडर्न के टाइम में भी, अशोक के टाइम में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था वो यही था, जिसको हम लोग रॉयल हाईवे बोला जाता है। तो तक्षशिला से लेकर के ये कहाँ तक था, पाटलिपुत्र तक था। बात करते हैं मॉडर्न एम्पायर के टाइम पर करेंसी की, तो 3 तरह की करेंसी चलती थी। एक जिसको पन्ना बोलते हैं जो कि सिल्वर कॉइन होता था, दूसरा है मशका जिसको कि कॉपर कॉइन्स के होते थे, और तीसरा है निस्का जो होते हैं वो गोल्ड कॉइन्स होते हैं। ये 3 करेंसी 3 अलग अलग तरह की चलती थी, आप इनको याद रखिएगा। एक है पन्ना, दूसरा है मशका और तीसरा है निक्शा। सोसाइटी एंड रिलीजन की अगर बात करें तो जो सोसाइटी था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ये इम्पोर्टेंट है, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग उसने जो सोसाइटी है उसको 7 अलग अलग कास्ट में बांटा हुआ था। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग 7 अलग अलग कास्ट में बांटा गया था। और जो वही अगर बात करें कौटिल्य का यानी कि चाणक्य का, तो उन्होंने इसको 15 अलग अलग कास्ट में जो है वो बांटा था, मिक्स्ड कास्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर ऐसा आता है कि मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन काल था, उसमें जो समाज था वो कितने भागों में विभाजित था, तो 7 भागों में विभाजित था। और कौटिल्य के अनुसार अगर देखें तो ये 15 भाग में विभाजित था। ये 7 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है आपका फिलोसोफर, फार्मर, सोल्जर, हॉर्समैन, आर्टिसन एंड मजिस्ट्रेट्स, काउंसलर्स, ये 7 अलग अलग। और कौटिल्य के अनुसार कितने थे, वो 15 थे। मेगास्थनीज ने मॉडर्न टाइम में जो उस समय के जो डाइटीज थे, यानी कि शिवा के लिए उसने डियोनिसोस वर्ड का इस्तेमाल किया है, और कृष्णा के लिए हेराकल्स का इस्तेमाल किया है। तो उसने शिवा को डियोनिसोस और कृष्णा को हेराकल्स वर्ड यूज करके दिखलाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि शिव को यानी कि भगवान शिव को किस
नाम से दिखलाया गया है और कृष्णा को किस नाम से बतलाया गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। वहाँ की सोसाइटी में जो वुमेन का जो पोजीशन था वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय था, काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर टू मैन उनको माना जाता था। उनका एम्प्लॉयमेंट भी होता था तो सिर्फ दरबारों में दासी का काम करने का होता था, या फिर राजा का संरक्षण करने के लिए उनको रखा जाता था, यानी कि उनके बॉडीगार्ड के तौर पर। तो उस समय भी चूँकि जो पूरा का पूरा समय ही जो था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि पैटर्नल मोनार्क था, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो वुमेन का पोजीशन होगा वो उतना अच्छा बेहतर नहीं होगा, यानी कि उस समय भी जो वुमेन थी उनका जो पोजीशन था वो इन्फीरियर टू मेन रखा जाता था। सो देखते हैं आगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। मॉडर्न एम्पायर में बस थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है, बाकी सारे टॉपिक्स तो है वो क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग जो थोड़ा सा बचा है इसका टॉपिक, उसको कवर करने के बाद जो एमसीक्यूज है क्राउन पब्लिकेशन की, उसको कवर करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पूरा अशोका का धम्म से लेकर के कलिंगा वॉर, अशोका का जो धम्म है उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको पढ़ा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमने पढ़ा कैसे था, सप्तांग थ्योरी पढ़ा हमने, उसके अलावा हमने प्रोविंशियल जुडिशियल सिस्टम, इन सारे के बारे में पढ़ा, सिटी काउंसिल पढ़ा, उसके अलावा इकोनॉमी कैसे थी मॉडर्न एम्पायर में, वहाँ पे कितने तरह के कॉइन्स चलाए जाते थे, करेंसी क्या थी, सोसाइटी जो है वो किस तरीके से था, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात किया हमने। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लेने का प्रयास किया। तो दोस्तों मॉडर्न एम्पायर में वैसे तो देखा जाए तो जो याद करने वाली चीज़ें स्टैटिक है, जैसा कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार, अशोका के बारे में, जो उनके बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे देखा जा सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब के समय में अगर आप बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मॉडर्न टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, उसमें जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग जो अधिकारी थे, उनको किस नामों से जाना जाता था, तो ये इम्पोर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके अलावा राजा के जो भाग में जो जमीन होती थी उसको क्या बोलते हैं, ये सारे जो टॉपिक है, वो सारे जो क्वेश्चंस इसमें से निकलेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई समस्या है, तो आप कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। अगर कोई इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।